तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर पे। तो बात करने से पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है करंट कैरिंग कंडक्टर। तो पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से करंट पास कर रहा है, तो इस कंडक्टर को हम बोलेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या बोलेंगे? करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी आप कंडक्टर कंसीडर कर लीजिए, अगर उस कंडक्टर से करंट पास कर रहा है तो उस कंडक्टर को हम बोलेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक कंडक्टिंग वायर है और इसमें करंट पास कर रहा है, तो इस कंडक्टिंग वायर को हम लोग बोलेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर। बात समझ में आया? यानी कि सिंपल कोई भी कंडक्टर कंसीडर कीजिए, अगर उस कंडक्टर से करंट पास कर रहा है तो उस कंडक्टर को हम लोग बोलेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर? बट अगर कंडक्टर से करंट पास नहीं कर रहा है तो सिंपल उसको कंडक्टर बोलेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं बोलेंगे। बट अगर उस कंडक्टर से करंट पास कर रहा है तो उसको बोलेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर? यानी कि हम यहाँ पे दो डायग्राम बनाएंगे। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि कंडक्टिंग वायर है, एक और कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट पास कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे? करंट कैरिंग कंडक्टर। बट ये कंडक्टिंग वायर है, दूसरा कंडक्टिंग वायर है, बट इससे करंट पास नहीं कर रहा था, सिंपल इसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। बात तो समझ में आ रहा है? यानी कि अगर कंडक्टर से करंट पास करेगा तभी करंट कैरिंग कंडक्टर बोलेंगे, पास नहीं करेगा तो उसको सिंपल कंडक्टर बोलेंगे। क्लियर हो रहा है ना? वेरी गुड। अब ध्यान सुनिएगा आगे। ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है जो कि बोलिए, इसमें करंट पास नहीं कर रहा है। तो अगर एक कंडक्टर से या कंडक्टिंग वायर से करंट पास नहीं करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, नहीं करता है। आप जानते हैं चीज को। बट जैसे हम अगर करंट पास करा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? करंट कैरिंग कंडक्टर। और जैसे करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी कि यहाँ पे कंडक्टर जो हम जिसको बोले, जिसमें करंट पास नहीं कर रहा है, उसको सिंपल कंडक्टर बोले, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। बट जैसे ही करंट पास करा दे रहे हैं तो उस कंडक्टिंग वायर को क्या बोल दे रहे हैं? करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है? किसके वजह से हो रहा है? करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हो रहा है। यानी कि जब करंट पास हो रहा है तब हो रहा है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। कंडक्टर नहीं लिखा है यहाँ पे, कंडक्टर नहीं लिखा है, क्योंकि कंडक्टर तो सिंपल रहता है। जब हम उसमें करंट पास करा देते हैं तो क्या बन जाता है? करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जब करंट पास होता है तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बात को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं कि दो वायर हमने लिया, एक वायर में करंट पास नहीं कर रहा था, सिंपली उसको कंडक्टिंग वायर बोल रहे थे, तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। बट जब हम उसी कंडक्टिंग वायर में जब हमने करंट पास करा दिया तो उसी को हमने क्या बोला? करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि करंट पास कर रहा था। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किसके वजह से हो रहा है? सिंपल कंडक्टिंग वायर से हो रहा है, या कंडक्टिंग वायर में जब करंट पास हो रहा है तब, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे समझिए कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके बारे में पढ़ना है, उसी के बारे में पढ़ना है। यहाँ तक समझ में आया कि हमें क्या करने वाले हैं आगे? हम क्या करने वाले आगे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं पूरा बेसिक लेकर बता रहा हूं आपको, एक एक चीज बता रहा हूं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। अब ध्यान से सुनिएगा
कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर का शेप कुछ भी हो सकता है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर का शेप कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये कंडक्टिंग वायर है, अगर इसमें करंट पास किए तो क्या हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अभी ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है अभी स्ट्रेट है, एकदम सीधा है। ये जरूरी कि सीधा ही रहे, ये ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, यानी कि सर्कुलर शेप में भी तो बन सकता है। तो ये सर्कुलर शेप में बन गया, तो ये भी तो भैया क्या है, कंडक्टिंग वायर है, ये भी करंट को कैरिंग कर रहा है, इसमें भी करंट पास कर रहा है, तो ये भी तो करंट कैरिंग कंडक्टर ही होगा। तो देख रहे हैं, एक में स्ट्रेट है, एक में सर्कुलर शेप हो गया। क्या ऐसे भी तो हो सकता है बाबू, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। तो ये भी तो कंडक्टिंग वायर है, अगर इसमें भी करंट पास कराएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, शेप अलग है, यहाँ पे क्या है, शेप अलग है। बात सुन रहा है? तो हम बात कर रहे हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर से या कंडक्टिंग मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो क्या होगा। बट यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर का शेप अलग अलग भी होता है। जैसे कोई स्ट्रेट है, कोई सर्कल है, कोई इस तरह से बन गया, तो ये शेप चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है। यानी कि डिफरेंट शेप अगर कंडक्टिंग वायर का बनाते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर का अगर शेप डिफरेंट बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिफरेंट होगा। और हमें यही पढ़ना है आगे। यानी कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर जब स्ट्रेट होगा तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्या क्या होगा उसके अंदर, क्या क्या देखने को हमें मिलेगा, वो बात करना है। फिर मान लीजिए कि करंट कैरिंग कंडक्टर मान लीजिए सर्कुलर शेप में है, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसमें क्या क्या चीजें होगा वो सब देखना हमको। फिर मान लीजिए कि ये वाला शेप बना देते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर का, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये सारा हमको देखना है। और हमें यही 3 शेप के बारे में पढ़ना है सिलेबस में। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर में 3 चीज पढ़ना है। एक कि जब कंडक्टिंग मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर जब स्ट्रेट होगा तब, और एक जब सर्कुलर बना देंगे तब, और तीसरा जब हम इस शेप में बना देंगे तब। यानी कि इसको हम लोग सोलोनाइड बोलते हैं। ये एक्चुअली एक और होता है बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो 12th के सिलेबस में। बट यहाँ पे आपको 3 ही चीज देखना है। बात समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं? यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। करंट कैरिंग कंडक्टर किसको बोल रहे हैं, एक कंडक्टिंग वायर को बोल रहे हैं जिसमें करंट पास कर रहा है। करंट पास कर रहा है तभी बोल रहे हैं। यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर बोलूंगा ना तो आप समझ जाइए करंट पास कर रहा है, तभी उसको बोला जा रहा है। क्लियर? तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर का शेप अगर हम चेंज करेंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। अगर स्ट्रेट करेंगे तो कुछ और होगा, सर्कुलर बना देंगे कुछ और हो जाएगा, जब इस तरह से सोलोनॉइड बना देंगे तो कुछ और हो जाएगा, मान लीजिए ऐसे ही बना देंगे तो टोरॉइड हो जाएगा। बट ये नहीं पढ़ना, आपको 3 चीज ही पढ़ना है। तो मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट शेप में डिफरेंट होता है। क्लियर? बात समझ में आ रहा है ना क्या करने वाले हैं? तो ये 3 चीज हमारे सिलेबस में, तीनों को हम लोग बात करेंगे अच्छे से। क्लियर? क्या बात करने वाले समझ में आ गया ना? गुड। तो आज के क्लास में हम लोग फर्स्ट बात करेंगे कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर जब स्ट्रेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। वही लिखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। यानी कि जब कंडक्टर स्ट्रेट होगा उसमें जब करंट पास करेगा, यानी कि सिंपल बोल सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर जब स्ट्रेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा आप लोग को ध्यान से सुनना होगा। तो यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है और एक और हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। क्लियर? तो पहले हम इसको समझेंगे अच्छे से, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। क्लियर? और यहाँ पे कुछ लिखने वाला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ समझना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट को दिमाग में रखना है और नोट कर लेना है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे जो भी बना हुआ ध्यान से समझना क्या क्या किए हैं। ये घर पे भी आप कर सकते हैं पर ध्यान से सुनेंगे तब। देखिए हमने क्या किया है कि एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लिया है। ये क्या है? रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है, लोहा का मत ले लीजिएगा लोहा का मत लीजिएगा, मतलब ऐसा मटेरियल का लीजिएगा ये वाला जो इंसुलेटर हो, कंडक्टिंग मटेरियल ना हो। इसलिए हमने लिखा है रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। पेपर का भी आप ले सकते हैं, कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं जिसमें करंट पास ना करता हो। क्यों बता रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए।
तो एक हमने रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लिया, और इस रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, रेक्टेंगुलर आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, स्क्वायर कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है, जो शेप में आप लेना चाहते ले सकते हैं, कोई नहीं है यहाँ पे, बट लेना है। और इस रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड में हमने क्या किया, एक होल कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, होल कर दिया, क्या कर दिया, होल कर दिया। अब सुनिएगा, होल करने के बाद हमने क्या किया कि एक कॉपर वायर को हमने उस होल से क्या किया, पास करा दिया। सिंपली क्या किया हमने, उससे पास कर दिया। जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है, क्या है, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, होल कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, होल कर दिया। होल करने के बाद ये मान लीजिए कॉपर वायर है, और इस कॉपर वायर को हमने क्या किया, इसके थ्रू पास कर दिया। क्या कर दिया, पास कर दिया। देख लीजिए यहाँ पे क्या किया हुआ, पास किया हुआ। क्लियर हुआ यहाँ तक, गुड। आगे समझिएगा। फिर ये जो कॉपर वायर है, कॉपर एंड का नाम देखिए, एक का नाम दिए एक्स और एक का वाई दिए। आप ए एंड बी भी लिख सकते हैं, जो आपको मन करे लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया कि इस कॉपर वायर को हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, एक एमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया, वो भी कैसा, सीरीज में। देख लो, सीरीज में कनेक्ट है, यानी कि इस कॉपर वायर के साथ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, एक एमीटर को कनेक्ट किया, फिर बैटरी भी हमने लगा दिया, और एक हमने स्विच भी लगा दिया। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस बहुत बच्चा लोग पूछा था कि वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ऑलरेडी पहले के लेक्चर में बता चुके हैं। पहले के लेक्चर नहीं देखा, बीच में देखना शुरू कर दिया है, तो क्या करोगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस पहले ही बता चुके हैं, फिर बता देते हैं। देखो, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है। मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सिंपली क्या करता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, कि सर्किट में करंट को कंट्रोल ही करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी कंट्रोल करता है। देखो कैसे, थोड़ा सा समझ लो, इसके बाद अभी दिक्कत नहीं होगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। कैसा दिखता है, बहुत तरह का दिखता है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही खाली दिखता है, बट आप लैब में जाइएगा तो आपको ऐसा दिखेगा। लैब में जाइएगा तो आपको ऐसा दिखेगा, और यहाँ पे ऐसे वायरिंग किया होता है, लपेटा होता है टाइटली। ये कॉपर का भी आता है वायर, कॉपर वायर भी लगा बोल सकते हैं आप। यानी कि देखिए क्या होता है, सिलेंडर शेप में इस पे वायरिंग किया होता है, मोटा का मतलब कॉपर वायर का पूरा लपेटा होता है, और इसके ऊपर स्लाइडर लगा होता है। क्या लगा होता है, स्लाइडर लगा होता है। क्या लगा होता है, स्लाइडर। ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, कि ये जो है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये कैसा होता है, सिलेंडर शेप में होता है, और इस सिलेंडर शेप पे वायरिंग किया हुआ होता है इस तरह से, कॉपर वायर से। इंसुलेटर से नहीं वायरिंग किया होता है, कॉपर वायर से, या कोई भी जो मतलब बहुत बढ़िया कंडक्टर है उससे किया होता है। और ये ऊपर में इस तरह से लगा होता है, और इसके ऊपर एक स्लाइडर लगा होता है। स्लाइडर का मतलब ये वाला जो है आपको मूव कर सकता है जैसे, यानी कि ये जो स्लाइडर लगा है ये आपका मूव कर सकता है। ये क्या होता है, स्लाइडर होता है। तो जब हम इस स्लाइडर का जब हम पोजीशन चेंज करते हैं ना, तो पोजीशन चेंज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, इस पोजीशन मान लीजिए ए पोजीशन पे है, तो रेजिस्टेंस मान लीजिए एट ए पोजीशन 5 ओम है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मान लीजिए हम इसको इधर कर दिए पॉइंट बी पे, यानी कि स्लाइडर को हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए मान लीजिए बी पॉइंट पे, तो रेजिस्टेंस मान लीजिए बी पॉइंट पे कुछ और हो जाएगा, मान लीजिए 10 ओम हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। यानी कि ये स्लाइडर का जो हम चेंज करते हैं पोजीशन को ना, तो चेंज करने से ना रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करता है। बात समझ में आ रहा है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, कि वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सर्किट में अगर हम लगाएंगे, तो सर्किट में लगाएंगे तो करंट को कंट्रोल करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी कंट्रोल करता है। कैसे करता है दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ए पॉइंट पे है, और हम इसको क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, स्लाइडर क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। ए पॉइंट पे करंट रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। कितना है, 5 ओम। तो 5 ओम के हिसाब से करंट पास करेगा सर्किट। मान लीजिए कि स्लाइडर को हम मूव करा के बी पोजीशन पे ले गए। क्या कर दिए, बी पोजीशन पे ले गए। तो जैसे बी पोजीशन पे ले जाएंगे तो मान लो रेजिस्टेंस बढ़ के कितना हो गया, 10 हो गया। अब सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ गया,
अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो अगर घटाएंगे तो करंट बढ़ेगा सर्किट में, अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट घट जाएगा। समझ में आ रहा ना, यानी कि रेजिस्टेंस कम करते हैं तो करंट ज्यादा होता है, अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, कम होगा। यहां तक समझ में आ रहा है। तो हम ये देखो क्या है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू हम करंट रेजिस्टेंस को कितना बढ़ा सकते हैं, तो सिंपल 0 ओम से मैक्सिमम रेजिस्टेंस तक, मतलब जहां तक जा सकता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देख लो फिर से एक बार। देखो वेरिएबल रेजिस्टेंस ना बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है लैब के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए तो बहुत बढ़िया है। वो क्या करता है, सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है, पोटेंशियल को भी कंट्रोल करता है। कैसे, किस बेसिस पे बोल रहे हैं सर आप, कि देखो क्या होता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं, उसमें एक स्लाइडर लगा होता है, अगर स्लाइडर का पोजीशन हम चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। कितना से कहां, मतलब कहां से कहां तक चेंज कर सकते हैं, तो 0 रेजिस्टेंस से मैक्सिमम जितना दिया होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस में वहां तक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसमें मिनिमम यानी कि 0 रेजिस्टेंस है और मैक्सिमम मान लीजिए 200 ओम तक है, तो हम 0 से 200 ओम तक हम चेंज कर सकते हैं। 100 ओम भी कर सकते हैं, 150 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 75 भी कर सकते हैं, मतलब 0 और 100 के बीच में कुछ भी कर सकते हैं। 0 भी कर सकते हैं और जो मैक्सिमम दिया है वो भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ वेरिएबल रेजिस्टेंस? क्लियर हुआ ना, गुड। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को जनरली हम लोग रियोस्टेट भी बोल देते हैं, जनरली हम लोग बोल देते हैं, बट बात यहां तक समझना है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्लियर। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ाते घटाते हैं। एमीटर तो जानते हैं करंट का रीडिंग करता है, करंट का मेजरमेंट करता है, गुड। बैटरी लगा हुआ है, प्लग है। अब आगे सुनिएगा, ये क्या बनाया है सरकार, आप अब इसको समझा दीजिए। देखिए ये क्या है, ये एक्चुअली स्प्रिंकलर है। स्प्रिंकलर किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो वहां पे बहुत सारा टेबल पे स्प्रिंकलर रखा हुआ, जिसमें नमक होता है, किसी में मसाला होता है, चाट मसाला होता है। उसको क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से डालते हैं। देखे होंगे आप लोग कि नमक वाला जो होता है, नमक डाला होता है, उसमें होल होता है छोटा छोटा, जब इसको इस तरह से करते हैं तो गिरता है। वो डब्बा जो होता है ना, उसी को हम लोग स्प्रिंकलर बोलते हैं, जिसमें नमक होता है, इस तरह से हम लोग करते हैं तो नमक गिरता है। और डब्बा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर। तो ये जो है स्प्रिंकलर है, और इस स्प्रिंकलर के अंदर में आयरन फिलिंग्स है। आयरन फिलिंग्स का मतलब लोहा का बुरादा, लोहा का पाउडर बोल सकते हैं, लोहा का पाउडर बोल सकते हैं, लोहा का बुरादा। जब लोहा को काटते हैं तो छोटा छोटा धूल बन जाता है, लोहा का पाउडर टाइप का जो बुरादा बनता है वो, उसी को आयरन फिलिंग बोलते हैं। लोहा काटने वाला जो काटता है, देखिए नीचे गिरता है लोहा काटने के बाद, धूल टाइप का। धूल टाइप मतलब क्या बोलते हैं, आयरन का पाउडर ही बोल सकते हैं, बुरादा बोल सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आयरन फिलिंग। तो इस स्प्रिंकलर के अंदर में ये क्या है, डॉटर जो बना है क्या है, आयरन फिलिंग्स है। क्या है, आयरन फिलिंग्स है। क्लियर, यानी कि जब हम ऐसे ऐसे करेंगे तो आयरन फिलिंग्स क्या होगा, गिरेगा। तो हम देखिए क्या कर रहे हैं कि एक स्प्रिंकलर के अंदर में आयरन फिलिंग डालनी, यानी कि लोहा का बुरादा डाल दिया, और इस कार्डबोर्ड पे हमने क्या किया, इस पे छिड़क दिया, यानी कि रख दिया, ऐसे गिरा दिया। ठीक है, ये सब क्या है, आयरन फिलिंग्स है। देखो यहाँ लिखा हुआ है। कैसे की बात समझ में आया? वीडियो आज का लंबा जाएगा, बट ये पूरा कंप्लीट करेंगे, चाहे 1 घंटा जाए, कुछ भी जाए, है ना। आधा घंटा बनाने के लिए वीडियो नहीं बने हैं, है ना। जिसको देखना होगा देखेगा। चलो देखो, जैसे मान लो कि कार्डबोर्ड है, यहाँ पे वायर था, हमने क्या किया, स्प्रिंकलर लिया और इस तरह से क्या किया, हमने आयरन का जो फिलिंग था उसको हमने क्या किया, इस पे डाल दिया। देखो यहाँ पे क्लियर। एक बार में नहीं देख पाएंगे तो 2 बार में देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को सीखना है, आप लोग को समझना है। यहां तक समझ में आ गया, ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया क्या है क्या नहीं। अब क्वेश्चन उठता है कि सर आपने ये कार्डबोर्ड क्यों लिया, आप क्या बोलते हैं उसको, इंसुलेटर का क्यों लिया, आपने कोई कंडक्टर का क्यों नहीं लिया।
तो अगर कंडक्टर का लेंगे ना बाबू, तो अगर इससे करंट हम पास कराएंगे ना तो सटेगा, तो इससे भी करंट पास कर जाएगा। और हम नहीं चाहते हैं कि इसमें भी करंट पास करें। सिंपली सोचिए, अगर हम लोहा का ले लेते हैं, कॉपर का ले लेते हैं, या कोई एल्यूमिनियम मटेरियल का ले लेते हैं, कार्डबोर्ड, तो जैसे इस वायर में सटेगा तो करंट अगर पास कराएंगे तो इसमें भी करंट पास करना शुरू कर देगा। और हम ऐसा चाहते नहीं है। हम चाहते हैं कि सिर्फ करंट इस कॉपर वायर से ही पास करे, इससे नहीं पास करे। इसलिए हमने क्या लिया, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लिया जो कि इंसुलेटर मटेरियल है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिएगा आगे क्या करने जा रहे हैं। अभी क्या है, स्विच ऑफ है। क्या है? स्विच ऑफ है, ऑन नहीं है। अरे प्लग यानी कि स्विच है, ये स्विच क्या है, अभी ऑफ है। तो ऑफ होगा तो करंट इसमें पास नहीं करेगा, करंट पास नहीं करेगा। बट जैसे हम इसको स्विच ऑन करेंगे करंट पास करना शुरू कर देगा। तो स्विच ऑन वाला कंडीशन का डायग्राम यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए स्विच क्या है, ऑन है। स्विच क्या है यहाँ पे, ऑन है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट पास करना शुरू कर देगा, करंट पास करना शुरू कर देगा। बट स्विच ऑन करने से पहले जो वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पे जो लगा हुआ है, उसका जो स्लाइडर है, स्लाइडर का पोजीशन क्या कर देते हैं हम लोग, फिक्स कर देते हैं। एक्चुअली लैब का काम है ये बाबू, बट क्या करें हम लोग थ्योरी में इसको पढ़ाते हैं, लैब में पढ़ाया जाता है इसको जनरली। जहां पे लैब होता है वहां पे जनरली लैब में ही इसको डिस्कस किया जाता है। क्लियर? तो ध्यान से सुनिए, स्विच ऑन करने से पहले आपको क्या करना है काम, कि जो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस में जो स्लाइडर जो होता है, उस स्लाइडर का पोजीशन फिक्स कर दीजिए ताकि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज ना करे। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज किया ना तो करंट की वैल्यू कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। फॉर एग्जांपल स्लाइडर आपका फिक्स नहीं है, अगर स्लाइडर 6 फिक्स नहीं है तो कभी रेजिस्टेंस बढ़ेगा कभी घटेगा, और जब रेजिस्टेंस कभी बढ़ेगा कभी घटेगा तो करंट भी कभी बढ़ेगा घटेगा, तो हम सही से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्विच ऑन करने से पहले आपका पहला काम क्या होना चाहिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस का स्लाइडर को क्या करें, फिक्स कर देंगे। जैसे स्लाइडर को फिक्स कर देंगे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं करेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आगे आते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस में स्लाइडर का जब पोजीशन चेंज करते हैं तभी रेजिस्टेंस चेंज करता है, और रेजिस्टेंस चेंज करने की वजह से ही उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, तो जैसे ही करंट पास करना शुरू करता है तो हम लोग क्या देखते हैं, देखना क्या देखते हैं कि जैसे ही करंट पास करता है कॉपर वायर से, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो इस कार्डबोर्ड पे जो आयरन फिलिंग्स था, लोहा का बुरादा जो था, वो अपने आप एक नया पैटर्न बना लेता है, अपने आप अरेंज हो जाता है ऐसे कि कुछ ऐसा डाला हुआ था। और जब करंट पास नहीं कर रहा था तो कुछ इस तरह से था, चारों तरफ फैला हुआ था। बट जैसे ही करंट हम पास कराते हैं तो ये जो आयरन फिलिंग्स है अपने आप अरेंज हो जाता है कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। एक्चुअली हम बहुत क्लियर बना दिए हैं, बट आप जब वहां पे करेंगे तो उतना क्लियर नहीं दिखेगा, हल्का हल्का पता चलता है। जब आप सच में इसे बना के देखेंगे ना तो आपको इतना क्लियर नहीं दिखेगा, हल्का हल्का सर्कुलर शेप में दिखेगा, पूरा क्लियर नहीं दिखता है। बट क्या करें, समझाना है तो क्लियर नहीं बना के समझाएंगे ना। तो ये जो देख रहे हैं ये एक्चुअली आयरन फिलिंग है। ये क्या है, आयरन फिलिंग ही है। बट ये अरेंज कुछ ऐसे हो गया है, अरेंज ऐसे हो गया है, ये अपने आप, हाथ से कोई ऐसे नहीं किया है, हाथ से कोई इसे बनाया नहीं है, हाथ से कोई नहीं बनाया है। ये कब ऐसे अपने आप हुआ है, जब करंट पास किया तब, जब करंट पास किया तब। बात समझना है, यानी कि जब कॉपर वायर से करंट पास किया तो जो आयरन फिल्म है एक पैटर्न बना लिया, और ये पैटर्न कैसा दिख रहा है आप देख लीजिए, बताते कैसा बन रहा है पर फिर भी आप देख लीजिए। क्लियर? अब ये पैटर्न अपने आप बना है, तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग, किसका पैटर्न है, आयरन फिलिंग्स का, लोहे का बुरादा का, दैट अलाइन देमसेल्फ, ये अपने आप ऐसा बनाया है। बट कब बनाया है, जब करंट पास हुआ है तब। कोई इसको हाथ लगा के रंगोली बनाया नहीं है कि हाथ लगा के ऐसे रंगोली बना रहा है, नहीं। जब करंट पास किया है तब जाके ये आयरन का बुरादा यानी कि आयरन फिलिंग्स अरेंज हुआ है, अलाइन हुआ है अपने आप, और इस पैटर्न में हुआ है। और ये पैटर्न कैसा है, शोइंग पैटर्न कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द कॉपर वायर। और ये जो पैटर्न जो बना है एक्चुअली क्या है, देखो देखो ये क्या है, एक सर्कल दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है।
ये पैटर्न क्या दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है। इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे है। तो बहुत सारा सर्कल का अगर सेंटर एक ही होता है ना, तो वो सारे सर्कल को कंसेंट्रिक बोलते हैं। यानी कि सिंपल ध्यान से सुनना कि मान लो कि एक सर्कल है, इसका सेंटर ये है, एक और सर्कल है और इसका भी सेंटर यही है, एक और सर्कल है और इसका भी सेंटर यही है, तो ये सारे सर्कल कैसा होगा? कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक कन मतलब सेम, सेंट्रिक यानी कि सारे सर्कल का सेंटर क्या है? सेम। इसका भी सेंटर यही है, इसका भी सेंटर यही है, इसका भी सेंटर यही है, तो सारे सर्कल का क्या है? सेंटर सेम। तो सेम सेंटर यानी कि सेम सेंटर, और सेम को हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक। यानी कि बहुत सारे सर्कल है और सारे सर्कल का क्या है? सेंटर सेम है, तो हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। क्लियर हुआ? तो यहां पे भी देखिए, ये कॉपर वायर जो है, कॉपर वायर के अराउंड में ये जो पैटर्न बना हुआ है सर्कल है, ये भी पैटर्न सर्कल है, ये भी क्या पैटर्न सर्कल है, बट सारे सर्कल का सेंटर क्या है? एक ही है। इसका भी यही सेंटर है, इसका भी यही है और इसका भी यही है। इसीलिए जो पैटर्न जो बना है, इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल। और यही पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो आयरन फिलिंग्स जो पैटर्न बनाया है जब करंट पास किया है कॉपर वायर से, और यही पैटर्न जो कंसेंट्रिक सर्कल है, यही कंसेंट्रिक सर्कल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, जब स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर से जब हम करंट पास कराएं, तो जो आयरन फिलिंग्स जो पैटर्न बनाया है वो कंसेंट्रिक सर्कल बनाया है, और यही पैटर्न को आप बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हम एक कंडक्टिंग वायर से करंट पास करेंगे, बट कंडक्टिंग वायर क्या होना चाहिए? स्ट्रेट वायर होना चाहिए। तो सिंपली बोल सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर जब स्ट्रेट होगा, अब उससे जब करंट पास कराएंगे तो उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेगा, कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा। रिपीट, यही तो क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, जो बोल रहे हैं यही क्वेश्चन आ चुका है कि मान लीजिए एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है और इससे करंट पास कर रहा है, तो इसके आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो कैसा होगा? कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा। कैसा बनेगा? कंसेंट्रिक सर्कल। यहां पे देख लीजिए कि ये स्ट्रेट वायर है और इस वायर से जब करंट पास करा रहे हैं, तो ये जो आयरन फिलिंग जो पैटर्न बना रहा है, एक्चुअली यही आयरन फिलिंग्स का जो पैटर्न जो है कैसा है? कंसेंट्रिक सर्कल। और यही कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? तो अब ध्यान से सुनना है, हम अब इसको हटाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना है कि ये जो पैटर्न जो है, ये जो पैटर्न है, ये ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अपने लैंग्वेज में लिख रहा हूं फील्ड लाइंस, या बोल सकते हो कि द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू a straight current carrying conductor are concentric circle। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पैटर्न जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से वो कैसा होता है? कंसेंट्रिक सर्कल होता है। पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर कंसेंट्रिक सर्कल। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया बोर्ड के लिए। क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
वीडियो लंबा हो सकता है, आपका 30 मिनट का वीडियो हो चुका है। आप ध्यान से सुनिएगा कि यही पैटर्न को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बट क्वेश्चन इज दैट कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है सर, बट यहाँ पे तो डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है। ये तो सिंपल एक सर्कल बना रहा है, सिंपल क्या बना रहा है, एक सर्कल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होना चाहिए ना। अब कहाँ डायरेक्शन बना है, तो डायरेक्शन हम बनाने सिखाएंगे आपको, हम यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। ये आयरन फीलिंग की वजह से थोड़ा पता चलेगा कि किधर डायरेक्शन है। वो तो सिंपल सर्कल बना दिया, कंसेंट्रिक सर्कल बना दिया। बट अब आपको मैं डायरेक्शन बताऊंगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक्चुअली डायरेक्शन किधर होगा, कैसा होगा, अब ये आपको सिखा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, नोट कर करके बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, हम ये वाला चीज को ना हम हटा दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इसका डायग्राम बनाएंगे। क्लियर? क्योंकि बार बार उतना डायग्राम बनाना थोड़ा सा कठिन वर्क है। सिर्फ हम इतना ही डायग्राम बनाएंगे। करंट क्या पास हो रहा है, एक्स ऊपर है, नीचे वाई है, तो ऊपर से नीचे करंट पास कर रहा है। और ये आपका कंसेंट्रिक सर्कल है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ये बना रहे हैं, 3-4 बहुत रहता है, हम लोग बना रहे हैं। तो मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसका डायरेक्शन पता करना है। तो डायरेक्शन पता करना है, तो देखिए कैसे करें। तो क्या करना है, एक कंपास नीडल लाना है। क्या करना है, कंपास नीडल लाना है। और उस कंपास नीडल को ये जो सर्कल बना है, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे रख दीजिए, किसी भी एक पॉइंट पे रख दीजिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पे रख दिए, इसको थोड़ा देर हटा दिया, थोड़ा ज्यादा भीड़ भाड़ लग रहा है। क्लियर? तो क्या करो कि अगर डायरेक्शन पता करना है तो सिंपल क्या करो कि एक कंपास नीडल लाओ और उस कंपास नीडल को ये जो सर्कल जो बना है पैटर्न में, उस सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे रख दो। तो देखो इस सर्कल के किसी पॉइंट पे हम रख दिए। तुमको जो सर्कल चूज करना है उस सर्कल पे यूज कर सकते हो। हमने इस पे रखा, तुम इस पे भी रख सकते हो, इस पे भी रख सकते हो, किसी भी पॉइंट पे। यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। बट कोशिश करना कि सर्कल पे ही रखने का, तो सर्कल पे ही रखना। तो क्या करना है, एक नीडल लाना है और उस नीडल को ये जो सर्कल जो बना है, पैटर्न जो बना है, उसके ऊपर रख देना है। रखने के बाद क्या देखना है कि नीडल का डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है। क्या करना है, रखने के बाद क्या देखना है कि नीडल का डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है। तो डिफ्लेक्शन देखिए किधर हो रहा है। तो मान लीजिए क्योंकि यहाँ पे तो हम करके नहीं दिखा रहे, हम तो बस सोचने के लिए बोल रहे हैं, दिखाएंगे ना। मान लीजिए कि जैसे हम यहाँ पे रखें और इसका जो डिफ्लेक्शन था, नॉर्थ पोल इधर हो गया और साउथ पोल इधर हो गया। बात समझ रहे हैं? मान लीजिए कि जैसे हम यहाँ पे रखें तो जो इसका नीडल का जो डिफ्लेक्शन था, डिफ्लेक्शन के बाद नॉर्थ पोल इधर हो गया, साउथ पोल इधर हो गया। तो उसके बाद नॉर्थ पोल को अब देखना है कि किधर, डिफ्लेक्शन के बाद नॉर्थ पोल किधर है, ये देखना है। रखने के बाद डिफ्लेक्शन देखना है और डिफ्लेक्शन के बाद क्या देखना है कि नॉर्थ पोल किधर है। तो नॉर्थ पोल देख रहे हैं इधर है, तो नॉर्थ पोल जिधर होगा ना उधर ही लाइन का डायरेक्शन होगा। यानी कि देखिए नॉर्थ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है, तो लाइन का डायरेक्शन ऐसे नहीं समझ में। नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में होगा उधर ही लेंगे। दिखाते हैं, एक और दिखा देते हैं, एक और डायग्राम बना देते हैं। एक और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे हमने नीडल का रखा और जैसे हमने यहाँ पे नीडल को रखा तो नीडल का क्या देखेंगे, डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन हमने देखा कि डिफ्लेक्शन जब हुआ तो नॉर्थ पोल इधर आ गया, साउथ पोल इधर आ गया। फॉर एग्जाम्पल आप करके देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा सारा चीज। तो हमने जब इस सर्कल पे हमने रखा नीडल को इस पॉइंट पे, तो हमने देखा कि इसका जो डिफ्लेक्शन हुआ, तो डिफ्लेक्शन होने के बाद इसका नॉर्थ पोल किधर था, इधर था, साउथ पोल इधर था। तो इस सर्कल में नॉर्थ पोल का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है। देखो ऐसा इधर है, तो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन इधर है, तो हम ऐसे ले लेंगे। यानी कि जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा ना उसी डायरेक्शन में ऐसे घुमा दीजिएगा। क्लियर हुआ? तो इसके हिसाब से यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे। तो फाइनल डायग्राम बना दे रहे हैं हम। फाइनल डायग्राम ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये कैसा बनता है,
कंसेंट्रिक सर्कल बनता है, थोड़ी देर पहले बताया, अब दिख भी रहा है, देख लीजिए। इस सर्कल का सेंटर, इस सर्कल का सेंटर, इस सर्कल सबका सेंटर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? अब ध्यान से सुनिए, हमने क्या किया कि हमने क्या बोला कि आपको जो सर्कल बना है इसी सर्कल पे किसी पॉइंट पे नीडल को रख दीजिए। फिर नीडल को रखने के बाद उसका डिफ्लेक्शन देखिए, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा उसी डायरेक्शन में सर्कल का नेगेटिव डायरेक्शन देख लीजिए लाइन का। फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें तो जब डिफ्लेक्शन देखें आप, तो डिफ्लेक्शन का नॉर्थ पोल देखें, फिर क्या देखें इधर साउथ पोल इधर, इसका डायरेक्शन इधर। मान लीजिए आपने नीडल यहाँ पे रखा, इस सर्कल पे रखा, और नीडल पे जैसे यहाँ पे रखा तो डिफ्लेक्शन जो हुआ, तो डिफ्लेक्शन के बाद जो नॉर्थ पोल का आपने डायरेक्शन देखा, तो इधर का नॉर्थ पोल, साउथ पोल इधर, तो लाइन का डायरेक्शन इधर। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आगे थोड़ी देर में मैं आपको डायरेक्शन दिखने सिखाऊंगा, एक मेथड दूंगा जिसके थ्रू आप डायरेक्शन बता सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? गुड, चलिए। तो अगर क्वेश्चन आपको आया कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, यानी कि अगर एक कंडक्टर है जो कि स्ट्रेट है और उसे करंट पास कर रहा है, एंड उसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा उसका पैटर्न कैसा बनेगा उसको ड्रॉ कर। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन बोला है कि एक कंडक्टिंग वायर है, एक कंडक्टिंग वायर है एंड उस कंडक्टिंग वायर से करंट पास कर रहा है, एंड इसके आसपास में क्या होगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा बनेगा ये बनाना आपको। तो अभी हमने क्या देखा कि जब स्ट्रेट कंडक्टर था, यानी कि जब कंडक्टर जो था स्ट्रेट था, करंट पास कर रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बन रहा था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहा था। तो यहाँ भी क्या कीजिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दीजिए, और लाइंस का डायरेक्शन अभी क्या देखे थे हम लोग, ऐसे देखे थे। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया। क्लियर हुआ? जितना ऑफलाइन पढ़ाना अच्छा लगता है यार, उतना ऑनलाइन में मजा नहीं आता है। बड़ा कठिन वर्क है यार, बहुत हम लोग कष्ट में है, क्या कहें। उतना इंटरेस्ट के साथ हम लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं जितना पढ़ाते हैं हम लोग इंटरेस्ट के साथ, बट क्या करें, मजबूरी है। बट कुछ बच्चा लोग इसमें भी आर्गू करता है, क्या करेगा, दुख दर्द नहीं समझ रहा है कोई नहीं, बात नहीं। चलो देखो यहां तक समझ में आया क्लियर कि अगर मान लो सिंपल दिमाग में सेट कर लो कि अभी हम पढ़े क्या, कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर जब स्ट्रेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होता है। तो अब ये नहीं पढ़े, अभी पढ़ेंगे कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा। तो हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो था कंसेंट्रिक सर्कल बना। कैसा? कंसेंट्रिक सर्कल, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर क्वेश्चन दिया गया तो बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, दिखा दिए। डायरेक्शन अगर पता करना है तो डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करना है, नीडल लेना है और सर्कल पर रखना है, नॉर्थ पोल का जिधर डायरेक्शन होगा उधर आप ले लीजिएगा। क्लियर ना? आगे एक और पॉइंट नहीं, नोट नंबर 2, नोट कौन सा है वो, नोट नंबर 2 कि मान लीजिए ध्यान से सुनिएगा, सारा चीज नहीं बना रहे हैं। ये x था, ये y था, करंट का डायरेक्शन क्या था, x टू y था, ये कॉपर वायर में x टू y था। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो बना था उसका डायरेक्शन क्या था, कुछ ऐसे था। अभी हमने ये देखा। अगर मान लीजिए सर कि अगर करंट का डायरेक्शन अगर चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, तो अगर करंट का डायरेक्शन अगर हम चेंज कर देते हैं, यानी सिंपल कि करंट का डायरेक्शन क्या कर देते हैं, y टू क्या कर देते हैं x, यानी सिंपली करंट का डायरेक्शन हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो जैसे करंट का डायरेक्शन अगर हम चेंज करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा ही बनेगा, कंसेंट्रिक ही बनेगा, बट इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर कैसे चेंज हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपको रूल बताऊंगा,
रूल बताएंगे तो फटाफट। एक राइट हैंड थंब रूल होता है, ये जो करंट का डायरेक्शन देता है, 4 फिंगर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देता है। देख लीजिए ऐसे दे रहा है, और जब ऐसे था तो ऐसे, बट ये पढ़ाएंगे तब पूरा क्लियर होगा। फिलहाल अभी जस्ट जो थ्योरी है उसको समझिए बात को, कि जब करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा था, ऐसा था। बट जब हम इसको रिवर्स कर देंगे तो इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो हम देखिए इसी पॉइंट पर लिखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग क्या बोल रहे हैं। When direction of current रिवर्स यानी कि उल्टा अगर कर देते हैं, then direction of field lines will be reversed. Field lines will be reversed. सिंपल है कि अगर करंट का डायरेक्शन अगर चेंज करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसके लिए डायग्राम बना दे रहे आपको कि ताकि पूरा क्लियर हो जाए आपको। ये रहा करंट, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसका जो डायरेक्शन है कुछ ऐसे है। बट अगर मान लीजिए करंट का डायरेक्शन अगर हम चेंज कर देते हैं, नीचे से ऊपर कर देते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बना है उसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। क्या कर देगा, चेंज कर देगा। देखिए इसमें क्या है, ऐसे है, और इसमें क्या है, ऐसे है। देखिए ना, जब करंट ऊपर से नीचे आ रहा था इसका डायरेक्शन ऐसा था, बट जब नीचे से ऊपर गया तो करंट का डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसा। देखो रिवर्स हो रहा है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आ गया। वीडियो लंबा होगा, कितना हो गया, 42 मिनट हो गया। 2 पॉइंट और डिस्कस करना है, उसके बाद हमारे खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, एक टॉपिक को हम 2 क्लास में नहीं बताएंगे, वो एक ही क्लास में बताएंगे, है ना। चलो ध्यान से देखना क्या बोलने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, मान लो कि ये वायर है, अब हम जनरल बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। मान लो कि इसमें करंट पास कर रहा है आई, ध्यान से सुना मैं जो भी बोल रहा हूं। मान लो कि एक कंडक्टिंग वायर है, इससे करंट पास कर रहा है आई। मान लो कि एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे एक नीडल रखा हुआ है, और ये जो नीडल जो है करंट ए वायर से आर डिस्टेंस पे है। ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं, कि मान लो कि एक वायर है और इसे करंट पास कर रहा है आई, एंड एक पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे नीडल रखा हुआ है। क्लियर, रखा हुआ नीडल। तो पहले काम करते हैं कि इस वायर से करंट पास नहीं कराते, यानी कि सिंपल हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं और ए वायर से आर डिस्टेंस पे एक नीडल रखा हुआ है, जिसका नॉर्थ पोल ये है और उसका साउथ पोल ये है। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। चलिए मान लीजिए कि अब इसमें हम क्या करते हैं, करंट पास कराते हैं। बट ध्यान सुनो कि जब ये वायर लिए और आर डिस्टेंस पे हमने क्या किया, एक नीडल को रखा, तो अभी इसमें करंट पास नहीं कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा आसपास, नहीं कर। तो अगर नहीं प्रोड्यूस करेगा तो इस नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं पहले, कि करंट पास नहीं कराएंगे तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। बट मान लीजिए कि हम इधर से करंट पास करा दिए आई, ऊपर से नीचे करंट पास करा दिया, पर जैसे करंट पास कराएंगे, जैसे करंट पास कराएंगे तो आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसमें जो भी करंट पास कर रहा है I1 पास कर रहा है, सिंपली क्या कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि 5 एम्पियर पास कर रहा है, कोई भी एक वैल्यू मान लीजिए, 5 एम्पियर 10 एम्पियर जो भी पास कर रहा है मान लीजिए, 2 एम्पियर जो भी पास कर रहा है, सिंपली तो हम मान लेते हैं I1। ठीक है, अब इसी को हम एक अलग एग्जाम्पल में दे रहे हैं, मतलब अलग नहीं, दूसरे में दिखा रहे हैं। क्या देखते चलना है, बस कुछ नहीं करना है, जो हम बता रहे ध्यान से सुनिएगा तो मजा आ जाएगा।
तो उस पर आगे थोड़ी देर में, पहले इसको समझ लेते हैं। फिर करंट इसमें मान लीजिए जो भी 5, 10 जो भी पास कर रहा है मान लीजिए, तो करंट हम मान लीजिए I1। तो जैसे ही करंट पास करवाए I1, तो ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो मान लीजिए ये डिफ्लेक्ट मान लीजिए कितना किया, तो अभी इसका ओरिजिनल पोजीशन क्या है, ये है। अभी ओरिजिनल पोजीशन क्या है, ये है। अब ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो चलिए डिफ्लेक्शन का डायग्राम बना देते हैं। ये क्या कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया। क्या कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया। ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अब ये जो डिफ्लेक्ट किया है, ध्यान से देखिएगा, डिफ्लेक्ट जो किया है, तो मान लीजिए जो डिफ्लेक्ट किया है तो वो एंगल मान लीजिए θ1, यानी कि पहले क्या था, ये था। अब डिफ्लेक्ट कर दिया इतना, तो देखिए एंगल कितना बना दिया, इतना। मतलब पहले जो पोजीशन पे था, अब जो डिफ्लेक्शन के बाद जो पोजीशन आया उसका एंगल कितना बना दिया, थीटा, मान रहा हूं। ठीक है, यानी कि जब हम करंट I1 पास कराते हैं वायर में, तो जो इसमें डिफ्लेक्शन जो शो कर रहा है वो शो कितना कर रहा है, θ1, यानी कि θ1 डिफ्लेक्ट किया। क्लियर। नाउ अब हम क्या करते हैं कि इसी वायर में करंट की वैल्यू चेंज कर देते हैं, यानी कि करंट की वैल्यू क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ था ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, स्लाइडर को चेंज करके रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या करने वाले हैं हम, स्लाइडर चेंज करने वाले हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस का। अब स्लाइडर को चेंज करके हम रेजिस्टेंस को क्या करने वाले, कम। जैसे ही चेंज करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, करंट की वैल्यू को बढ़ाने वाले हैं, यानी सिंपली बोल सकते हो कि चेंज करने वाले हैं। तो मान लीजिए करंट हमने यहाँ पे क्या किया, I2 कर दिया, यानी कि पहले जो भेजे थे उससे ज्यादा भेज रहे हैं, या बोल सकते हैं कि चेंज कर दिए, पहले जो भेजे थे वो करंट नहीं भेज। तो सुनिएगा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो अभी भी क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि अभी भी अगर करंट पास कर रहा है, अगर करंट पास करा है तो अभी भी क्या होगा, डिफ्लेक्शन करेगा। तो देखो करंट जब पास नहीं करा तो डिफ्लेक्शन ये था, बट जैसे हम करंट I2 पास कराए तो ये डिफ्लेक्ट कर गया इधर, ऐसे। तो अब ये जो डिफ्लेक्शन जो किया है, मान लीजिए कितना एंगल से, θ2 एंगल से, यानी करंट जब I2 पास कराए तो जो डिफ्लेक्शन जो कर रहा है कितना एंगल बनाया, θ2। पहले यहाँ पे था तो एंगल नहीं बन रहा था, पर जैसे डिफ्लेक्ट किया तो एंगल बना दिया θ2 पहले से। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देख रहा है, मेजरमेंट नहीं करना है, थोड़ा सा लगेगा। ये जो θ2 जो है θ1 से ज्यादा लग रहा है, ये थोड़ा सा कम लग रहा है, ये ज्यादा लग रहा है, यानी कि θ2 क्या है, ज्यादा है। θ2 क्या है, ज्यादा है। यानी कि जब करंट I1 पास कर रहा था तो डिफ्लेक्शन कितना हो रहा था, θ1। जब करंट की वैल्यू को हमने क्या किया, इंक्रीज करा दिया, बढ़ा दिया, यानी कि I2 जब हमने भेजा तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ गया, यानी कि θ2 हो गया, यानी कि θ2 क्या है, ज्यादा है। यानी कि सिंपली बोल सकते हैं कि जब करंट को हमने बढ़ाया, यानी कि I1 जो करंट था उससे ज्यादा हमने जब करंट किया, तो जो डिफ्लेक्शन जो हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यानी कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन कम हुआ, यहाँ पे ज्यादा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कम फोर्स लगा था इसलिए कम डिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगा इसलिए यहाँ पे ज्यादा डिफ्लेक्ट किया, यानी कि इस केस में ज्यादा फोर्स लगा है। यानी कि करंट की जब वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट की वैल्यू कम है तो कम फोर्स लगा है तो कम डिफ्लेक्ट कर रहा है। समझ में है, यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी कि यहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कम लग रहा है। अब सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा होता है ना तो फोर्स ज्यादा लगता है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर कम होता है ना तो फोर्स भी कम लगता है। तो यहाँ पे पॉइंट ए पे फोर्स ज्यादा लग रहा है इसलिए ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसी पॉइंट पे, पॉइंट ए पे ही फोर्स कम लग रहा है तो डिफ्लेक्ट कम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे नीडल रखा हुआ है उस पॉइंट पे यहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है। ज्यादा फोर्स लग रहा है यानी कि इस पॉइंट पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, तभी तो ज्यादा फोर्स लग रहा है। इसी पॉइंट, सेम पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे नहीं रखा। हम दो डायग्राम बनाए हैं दो कंडीशन में, एक कंडीशन जब करंट I1 था तब, एक कंडीशन जब करंट I2 था तब।
बट नीडल एक ही पॉइंट पे। यहाँ पे क्या है, जब करंट I1 पास किया तो फोर्स कम लगा, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो यहां से एक चीज समझ में आया कि करंट जब I1 जा रहा था तो डिफ्लेक्शन कम हुआ, जब करंट को बढ़ा के I2 किए तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया। इट मींस जब करंट बढ़ा है तो फोर्स बढ़ा है, करंट कम था तो फोर्स कम था। यहां तक क्लियर? तो मान लीजिए इस केस में फोर्स F2 लग रहा है और इस केस में F1 लग रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2 इज ग्रेटर देन F1, यानी कि उस केस में फोर्स ज्यादा लग रहा है, इस केस में कम। क्यों? क्योंकि ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट, फोर्स ज्यादा कब लगता है, जब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है तब, यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो रहा है और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो B2 है B1 से कम हो गया, यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B2 है, और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B1 है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तभी तो फोर्स ज्यादा लगा, इसलिए तो ज्यादा डिफ्लेक्ट किया है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम है इसलिए कम फोर्स लगा, इसलिए कम डिफ्लेक्ट किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसको और इसको मिलाओ कि जब करंट ज्यादा था तो ज्यादा डिफ्लेक्ट किया, ज्यादा डिफ्लेक्ट किया इसका मतलब ज्यादा फोर्स लगा, ज्यादा फोर्स लगा इसका मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हुआ। करंट कम था तो कम डिफ्लेक्ट किया, कम डिफ्लेक्ट किया इसका मतलब कम फोर्स था, कम फोर्स था इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम था। यानी कि करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड कम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, अगर करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। यही बताना चाह रहे थे आपको, यानी कि सिंपल कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट में क्या रिलेशन है। तो सिंपली बोल सकते हैं सर कि अगर करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा। ये आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बताएं, करंट यहाँ पे I1 था, डिफ्लेक्शन बहुत कम हो रहा था, जब करंट को हम बढ़ाएं तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया, डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ यानी कि फोर्स ज्यादा लगा। फोर्स कब ज्यादा लगता है, जब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इस केस में कम होगा। क्लियर? तो इस केस में करंट ज्यादा है, इस केस में करंट कम है। तो जिस केस में करंट ज्यादा है उस केस में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, जिस केस में करंट कम है उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कम है। यानी कि करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, करंट कम मैग्नेटिक फील्ड कम। क्लियर? दो क्लास का एक ही लेक्चर बनाएंगे। एक आखिरी पॉइंट, उसके बाद खत्म। नोट नंबर 3, मान लीजिए एक वायर है, मान लीजिए एक पॉइंट है यहाँ पे, लेट्स से पॉइंट इज ए, और एक यहाँ पे पॉइंट है बी, और एक पॉइंट यहाँ पे सी है। ये पॉइंट इस वायर से मान लीजिए डिस्टेंस आर ए डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट जो है यहां से आर बी डिस्टेंस पे है। बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है यहां से, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिर ये जो सी पॉइंट जो है आरसी डिस्टेंस पे है, आरसी डिस्टेंस पे है। और इस पे क्वेश्चन किस टाइप का आता है, जब हम राइट हैंड थंब रूल बताएंगे तब पता चल जाएगा किस टाइप क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी में उसका क्वेश्चन नहीं दिया है, बट हम बताएंगे, क्या करें, मजबूर है, बताना पड़ेगा। एनसीईआरटी चिल्लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, हमने 3 पॉइंट कंसीडर किया, एक पॉइंट बी सी, 3 पॉइंट कंसीडर किया। ये पॉइंट वायर से आर ए डिस्टेंस पे है, ये आरबी पे है और ये आरसी डिस्टेंस पे। ये काम करते हैं कि इस जगह पे हम एक नीडल रखते हैं, यहां पे भी हम क्या करते हैं, एक नीडल रखते हैं। ध्यान से देखते चलो क्या कर रहे हैं हम लोग। एक काम करते हैं, यहां भी हम एक नीडल रख देते हैं। ये सी पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। इसका नॉर्थ पोल इधर है और ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है।
अभी इस वायर में कोई करंट पास नहीं कर रहा है तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं होगा जब करंट पास नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, इसमें करंट पास करा देते हैं, करंट क्या कर देते हैं, पास करा देते हैं। और ये करंट की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। ये करंट की वैल्यू क्या कर देते हैं, कांस्टेंट, यानी करंट की वैल्यू आप चेंज नहीं करेंगे। लास्ट टाइम क्या था, कि करंट की वैल्यू क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, इसको क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। एंड यहाँ पे जो नीडल रखा हुआ था आर डिस्टेंस पे, आर को चेंज नहीं कर रहे थे। तुम लोग देखा होगा कि डिस्टेंस दोनों केस में सेम लिए थे, बट दोनों केस में करंट की वैल्यू क्या था, अलग अलग लिए थे। एक में I1 था और एक में बढ़ा दिए थे। समझ में आया? तो लास्ट टाइम में क्या था, डिस्टेंस नीडल और वायर के बीच में क्या था, चेंज नहीं किए थे, सेम था दोनों केस में, बट करंट को चेंज किए थे। बट अब क्या करने जा रहे हैं कि करंट को कांस्टेंट कर दे रहे हैं और डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे डिस्टेंस कुछ और, यहाँ पे डिस्टेंस कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यानी कि एक बार करंट को चेंज करा रहे थे, आर को कांस्टेंट रखे थे, अब क्या कर रहे हैं, करंट को कांस्टेंट रख रहे हैं और आर को चेंज करा रहे हैं। तब देखते हैं क्या होता है। चल देखो, तो जैसे ही करंट हम पास कराएंगे, करंट को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग नॉट इनफ स्पेस, क्लियर। तो क्या बोले थे कि करंट को क्या रखें, कांस्टेंट, करंट को चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ क्या करें, डिस्टेंस को चेंज करा रहे हैं, क्लियर। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, करंट जैसे इसमें पास करेगा मैग्नेटिक फील्ड आसपास में प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसका डिफ्लेक्शन नीडल का क्या होना शुरू हो जाएगा, डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगा। तो मान लीजिए ये जो नीडल है, इसका जो डिफ्लेक्शन देखिए बना रहे हैं, मान लीजिए ये डिफ्लेक्ट कर रहा है θ1 एंगल से, कितना, θ1 या θa भी बोल सकते हैं, ए के क्रॉसपोंडिंग θa ले लेते हैं। यानी कि ये नीडल क्या था, ऐसे था, अब ये डिफ्लेक्ट करके ऐसे, कितना एंगल बना के, θ1 या θa बोल सकते हैं, ए के क्रॉसपोंडिंग θ। ये जो है ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये एंगल बना रहा है θ, कितना बना रहा है, θ, यानी कि ये भी डिफ्लेक्ट करेगा, ये कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा कर रहा है, तो कितना एंगल, θ बी के क्रॉसपोंडिंग ले रहे हैं θ। चलिए इसको दिखाते हैं। ये भी डिफ्लेक्ट किया θc से, मतलब यहाँ पे डिफ्लेक्शन θa, यहाँ पे θb, ये θc। एंगल क्या दिखा रहे हैं, एंगल बी से बताना चाह रहे हैं कि पहले जो पोजीशन था जब करंट पास नहीं किया था तो ये था, अब जैसे करंट पास किया है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से डिफ्लेक्ट किया, तो कितना एंगल बनाया पहले से, θa, θb, θc, क्लियर। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि तीनों एंगल को गौर से देखिएगा तो आपको ये एंगल ज्यादा दिखेगा, ये कम दिखेगा और ये कम दिखेगा, यानी कि θa जो है यहाँ पे θb से एंड θc से ज्यादा है, यानी कि θa θb से ज्यादा, θb θc से ज्यादा, यहाँ पे दिख रहा है, देख कर बता रहे, मेजर कर रहे, नाप नहीं है प्रोटेक्टर से। गॉड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन जो हुआ है, ज्यादा हुआ है, यहाँ पे कम हुआ है, वहां से यहाँ कम हुआ है। एक चीज और देखिए, यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना है कि ये डिस्टेंस जो है इससे कम है और ये डिस्टेंस जो है इससे कम है, यानी कि आर ए जो है लेस देन आर बी लेस देन आर सी, यानी कि आर ए जो है आर बी से कम है और आर बी जो है आर सी से कम है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जब नीडल को वायर से कम डिस्टेंस पे रखा गया था तो ज्यादा डिफ्लेक्ट किया था, और जब नीडल को वायर से थोड़ा सा दूर कर दिए तो डिफ्लेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। जब हमने और दूर रखा तो डिफ्लेक्शन थोड़ा और कम हो गया, यानी कि यहां से ये चीज पता चल रहा है कि वायर से जैसे जैसे दूर हम नीडल को लेते जा रहे हैं, डिफ्लेक्शन डिक्रीज करते जा रहा है। डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है। देखिए जब हमने आर ए डिस्टेंस पे रखा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ, जब हम इसको थोड़ा और दूर ले गए वायर से आर बी डिस्टेंस पे तो डिफ्लेक्शन घट गया, कम हुआ डिफ्लेक्शन, इसके कंपेरिजन में डिफ्लेक्शन कम हुआ। जब थोड़ा और दूर ले गए तो डिफ्लेक्शन और कम हो गया, और दूर ले जाएंगे तो और डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा।
यहां से एक चीज पता चल रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी कि वायर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, डिफ्लेक्शन डिक्रीज करते जा रहा है। क्लियर हो रहा है? डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिफ्लेक्शन डिक्रीज कर रहा है, ये ध्यान रखना। यहां पर डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ, इट मीन ज्यादा फोर्स लगा होगा। यहाँ पे डिफ्लेक्शन कम हुआ, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स कम लगा होगा। यहाँ पे डिफ्लेक्शन और कम हुआ तो यहाँ पे फोर्स और कम हो गया होगा। तो जहां पे ज्यादा फोर्स लगेगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तभी तो ज्यादा फोर्स लगा होगा। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा। क्लियर? तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज्यादा, तो इस जगह पे फोर्स ज्यादा लगा। इस जगह पे डिफ्लेक्शन कम हुआ तो इस जगह पे फोर्स कम हो गया होगा। यहाँ पे डिफ्लेक्शन कम हुआ तो यहाँ पे फोर्स कम हो गया होगा। यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज्यादा, इट मीन्स फोर्स ज्यादा, इट मीन्स फोर्स ज्यादा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। ठीक है? तो यहां से एक चीज हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए ज्यादा है क्योंकि डिफ्लेक्शन ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा फोर्स लगा था। एंड बी पे डिफ्लेक्शन कम है ए के कंपेरिजन में, ए पॉइंट के कंपेरिजन में, तो यहां पे फोर्स कम लगा है। फोर्स कम लगा है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कम है, यानी कि बी हम पॉइंट ले लेंगे, है ना। फिर यहाँ पे सी पे सबसे कम होगा। यहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्यों? क्योंकि फोर्स ज्यादा, डिफ्लेक्शन ज्यादा, इसीलिए। यहाँ पे कम क्यों है इसके कंपेरिजन में? इसके कंपेरिजन में कम क्यों है? क्योंकि इसके कंपेरिजन में डिफ्लेक्शन कम है। तो डिफ्लेक्शन कम तो कम फोर्स लगा होगा, तो कम फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा इस जगह पे। यहाँ पे भी वही होगा। ये समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं लोग। ध्यान से देखो कि जब डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे ज्यादा है। देखो ना, आर ए डिस्टेंस कम है बट ए पॉइंट पे ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। बट जैसे डिस्टेंस बढ़ा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड घट गया। इसके कंपेरिजन में इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। देखो, जैसे ही थोड़ा सा आर ए से डिस्टेंस बढ़ के आर बी हुआ, बी ए से घटकर बी बी हो गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी घट गया। यहां से एक चीज पता चल रहा है कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज करते जा रहा है। देखो ना, जैसे जैसे दूर लेते जा रहे हैं, डिफ्लेक्शन डिक्रीज करते जा रहा है, डिफ्लेक्शन डिक्रीज करते जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स डिक्रीज करते जा रहा है। मैग्नेटिक फोर्स डिक्रीज करना है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे दूर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। इट मीन्स डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। तो डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन कैसा हुआ? उल्टा। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। इट मीन्स आर की वैल्यू बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, और आर की वैल्यू घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। क्लियर हुआ? पक्का? तो इसी पे क्वेश्चन दिखा देते हैं आप लोग को। जो क्वेश्चन पूछता है, आ चुका है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक वायर है और इस वायर से करंट पास कर रहा आई। करंट की वैल्यू क्या है? चेंज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। लेट्स से पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहाँ पे बी है। ये डिस्टेंस मान लीजिए आर बी है और ये डिस्टेंस आर ए है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि वायर है, इस वायर से करंट पास कर रहा है आई। वायर के इस साइड में एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट ए जो है वायर से आर ए डिस्टेंस पे है, और एक पॉइंट इधर है जो वायर से आरबी डिस्टेंस पे है। एंड यहां पे दिख भी रहा है कि आरबी जो है ग्रेटर देन आर ए है। कभी कभी ये दे देता है इंफॉर्मेशन कि ये डिस्टेंस और डिस्टेंस रिलेशन क्या है, तो ये डिस्टेंस जो है इससे ज्यादा है। अब बताना है कि किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। क्वेश्चन समझिए। समझ में आ रहा है कि एक वायर है, उससे करंट पास कर रहा है। इस वायर से आर ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, बी पॉइंट पे एक आरबी डिस्टेंस पे एक बी पॉइंट है। ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से ज्यादा है। अब हमें बताना है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा कि इस पॉइंट पे ज्यादा होगा। तो देखिए, जैसे हम जानते हैं कि बी जो होता है, हम जानते हैं कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। अगर डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। अब आप आपसे पूछते हैं कि ये वाला जो है इसके कंपेरिजन में कम डिस्टेंस है। अगर कम डिस्टेंस है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा होगा। कम डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा।
क्लियर? यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इस पॉइंट पे कम होगा। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि इसके कंपेरिजन में ये डिस्टेंस कम है, कम डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो सिंस लिख देंगे कि आरबी इज ग्रेटर देन आरए, तो आरबी ज्यादा है, आरबी ज्यादा है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी इज लेस देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। क्लियर? जिस पॉइंट पे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड कंपेरिजन करने के लिए, तो देखिए कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड कम, डिस्टेंस कम मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। एक और दिखा देते हैं आपको इसी को। P है और ये Q है। दो पॉइंट है, Q है P है। हमें बताना है कि P पॉइंट पे ज्यादा होगा या Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस को देखना है। जहां पे डिस्टेंस ज्यादा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम। आप ध्यान से देखिए RQ जो है RP से क्या है, ज्यादा है। तो ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, यानी कि BQ इज लेस देन BP। यानी कि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इस जगह पे कम होगा। यहाँ पे कम क्यों होगा? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। यहाँ पे डिस्टेंस कम है इसलिए यहाँ पे ज्यादा। क्लियर हुआ? अच्छे समझ में आया? ये सब क्वेश्चन आ चुका है बहुत पहले CBSE में, इसलिए ध्यान से देखिएगा। NCERT में सब क्वेश्चन नहीं है, NCERT में क्वेश्चन नहीं दिया है। क्या करें, बता दिए। अब कोई कहना मत कि सर बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिए। चलो मिलते हैं अगले क्लास में राइट हैंड थंब रूल के साथ।